हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। 1 मार्च से बिना सिम कार्ड के फ़ोन में नहीं चलेगा व्हाट्सएप मैसेंजर, मतलब सिम बाइंडिंग वो मैंडेटरी कर दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। कैसे ये सिम बाइंडिंग काम करती है जानेंगे। अ, लोकसभा अध्यक्ष ने कई सारे देशों के लिए संसदीय मैत्री समूह का गठन किया है। कितने देश हैं। अर्बन चैलेंज फंड एक नया जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। उससे शहरों में क्या क्या काम होंगे वो चर्चा करेंगे। किस प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। लड़कियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएंगी। राउंड टेबल मीटिंग हुई है केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के बीच में। एनसीईआरटी का जो मामला है किताब का, वो बहुत ही बड़ा रुख ले चुका है और उसमें सरकार को भी दखल देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट बहुत फायर है। तो कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे मार्क कार्नी जो है ना कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, वो भी आ रहे हैं भारत में। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और बेल पर ना ऑल वाला बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको सारे मिलेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिम कार्ड के बिना फोन में मैसेजिंग ऐप नहीं चलने का जो नियम है लागू किया है। तो इसे तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा का इसका? सिम बाइंडिंग। ठीक है, सिम बाइंडिंग जो है ना वो लागू रहेगा और ये 1 मार्च से ये शुरू हो रहा है। सिम बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ? अर्थ ये है कि किसी मैसेंजर ऐप्स सेवा, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, तो ये सब जो है ना वो मोबाइल नंबर का जो सिम कार्ड है ना वो जरूरी रहना चाहिए उस फ़ोन में, तभी वो सिम एक साथ काम कर पाएगा। सरकार ने नियम बनाया है कि ये नियम जो है ना 28 नवंबर 2025 पिछले साल ही जारी किया गया था। उसमें यही था कि कोई भी ये जो मैसेजिंग ऐप है ये सब मोबाइल नंबर के द्वारा पहचान की जाएंगी और उपयोगकर्ता को हर 6 घंटे पर अपने आप को कनेक्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो सिम उस डिवाइस में यानी मोबाइल फ़ोन में उपलब्ध नहीं है तो फिर ये काम ही नहीं करेगा, व्हाट्सएप स्नैपचैट वगैरह वगैरह। ठीक है, अब सवाल होगा कि सिम बंडिंग क्यों? ये यूजर की पहचान पक्की करने के लिए है कि मोबाइल नंबर, ये वेरिफिकेशन, फर्जी अकाउंट और धोखाधड़ी रोकने के लिए, ओटीपी आधारित जो ऑथेंटिकेशन है उसको सुरक्षित बनाने के लिए, और किसी भी जो क्रिमिनल जो एक्टिविटी है उस स्थिति में नंबर के आधार पर पहचान हो सके। और मल्टीपल जो फर्जी अकाउंट्स बनते हैं उसको बनाने में अब मुश्किल होंगी। तो कई ऐप, मतलब सिम या से क्या होगा कि IMEI डिवाइस नंबर आईडी मैप करके और वो काम करेगा। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि यूजर असली है या नहीं है। कई सारे क्राइम होते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, जैसे मैसेज आए तो एक्चुअल में वो फ़ोन में तो लगा नहीं होता है और वो कहीं और होता है, बंदा फ़ोन उसका कहीं और होता है। तो ऐसे में जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, इन सबको उस बंदे को, इस उस क्रिमिनल को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब नए नियम से क्या प्रभाव पड़ेंगे? नए नियम के तहत ये होगा कि फ़ोन में सिम कार्ड ना रहने पर आप व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप या दूसरे मैसेजिंग ऐप उसका यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर एक कंप्यूटर पर लॉगिन करते हैं आप व्हाट्सएप को तो 6 घंटे में अपने आप वो लॉग आउट हो जाया करेगा। पहले ये था कि आप, मतलब लंबे समय तक आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में आपने लॉगिन कर दिया, वो रहेगा। और ये नियम 1 मार्च 2026 से, मतलब जल्द ही ये लागू हो रहा है। मतलब सुनिश्चित यही करना है कि जिसका व्हाट्सएप नंबर है जिस फ़ोन का, वो उसमें लगा हुआ है कि नहीं, सिम लगा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर ये बंद हो जाएगा। हालांकि टेक कंपनियों के लिए थोड़ा चिंता का भी विषय है और कि ऐसे कैसे होगा। उन परिवारों के साथ भी दिक्कत होगी जो एक ही अकाउंट शेयर करते हैं। ठीक है, अगर कंपनियों ने ये नियम नहीं माना तो क्या होगा? केंद्र सरकार का आदेश है कि ये तो लागू करना ही पड़ेगा। न मानने पर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए।
अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड यानी यूएफसी उसको मंजूरी दी है, तो इसका उद्देश्य क्या है, क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? बाजार आधारित और सुधार उन्मुख शहरी विकास यानी मार्केट बेस्ड एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड अर्बन डेवलपमेंट का काम ये किया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने अभी फरवरी में नया शहरी विकास कार्यक्रम यानी अर्बन चैलेंज फंड यानी यूएफसी उसको मंजूरी दी है। उद्देश्य बस यही है कि भारत के जो शहर हैं वो मार्केट लेड मतलब बाजार आधारित और रिफॉर्म जो हो रहे हैं सुधार उन्मुख वो बुनियादी ढांचे वहाँ विकसित हो सके। ठीक है, इसके बारे में केंद्र सरकार ने ना 2025-26 का जो बजट पेश किया था सरकार ने, ये फरवरी 2025 में, पिछले साल ही, उसी समय फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके प्रस्ताव को रखा था संसद में, लेकिन 1 साल लग गए इसको आधिकारिक रूप से लॉन्च करने में, इतना लंबा वक्त लग गया। तो कुल बजट और निवेश कितना है, तो उसका जो टोटल जो बजट है और बाकी चीज़ें देखेंगे तो वो 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो सरकार तो 1 लाख करोड़ रुपए दे रही है और बाकी मार्केट से यानी प्राइवेट फंड से इसको मुहैया कराया जाएगा। यानी सरकार मदद दे रही है, बाकी प्राइवेट निवेश के जरिए भी कर्ज से भी हाँ परियोजनाओं में निवेश आएगा। ठीक है, और ये कब से कब तक के लिए है, ये जो पूरा है इसमें ये 2025-26 से लेकर 30-31 यानी लगभग 5 सालों तक ये लागू रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर 33 से 2034 तक भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब ये है, इसका फ़ायदा ये है अर्बन चैलेंज फंड जो है ना उसका, कि शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए और जो मार्केट में मतलब कि जैसे कोई इंडस्ट्री की ज़रूरत है, अब एआई बहुत ज़्यादा आगे आ गया है, तो एआई से रिलेटेड क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिससे वो शहर जो है ना वो विकसित रह सके और आगे बढ़ सके। मतलब ये मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ एआई का, बाकी चीज़ों का भी अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग चीज़ें, उन सब के लिहाज से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर किया जाए, शहरों को आर्थिक और मतलब आर्थिक रूप से भी उसको मतलब तैयार किया जाए, ये सब चीज़ें जो ना वो की जाएंगी। और फंड के तहत विकास जो है ना जो होगा वो शहरों में मेनली ये होना है। और इसके अलावा क्या क्या काम होगा, कैसे ये खर्चा वगैरह होगा, तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स भी दिया है। ठीक है, अब देखिए कि उसमें ये होगा, सरकार प्रत्येक परियोजना की कुल लागत का 25% तक सहायता प्रदान करेगी और इसके लिए शर्त यह है कि कम से कम 50% राशि बाजार सेवा प्रदान करे, मतलब मार्केट से प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसके जरिए हो। तो देखिए क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, अब बिल्डिंगें बननी है, ये सब चीज़ें होनी है, तो वो सब काम कुछ प्राइवेट सेक्टर भी इसमें शामिल होंगे। तो एक महत्वपूर्ण ये एक तरह से सरकार का कि ये योजना है वो लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ने यानी ओम बिरला ने कितने देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह का गठन किया? 64 देशों के लिए। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, तो उन्होंने भारत की वैश्विक संसदीय कूटनीति उसको मजबूत करने के उद्देश्य से 64 कंट्रीज के साथ संसदीय मैत्री समूह यानी पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स, तो इन सब का गठन किया है। और इसका मकसद सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो एमपीज हैं ना, जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सीधा बातचीत कर सके दुनिया के जो अलग अलग देश हैं, वहाँ के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सांसद हैं, उन सब से। ठीक है, तो ये एक समूह है, संसदीय मैत्री समूह, या अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे इसको क्या, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स, और जिसमें भारतीय सांसद वो होंगे और अपने जो विदेशी समकक्ष हैं उनसे बातचीत कर सकेंगे और भारत की जो डिप्लोमेसी है ना उसको और आगे बढ़ा सकेंगे। तो कई सारे समूह बनाए गए हैं और प्रत्येक समूह में भारत के 11 सांसदों को शामिल किया गया है, लोकसभा राज्यसभा इन सब के शामिल हैं और बहुत बड़ी संख्या है, लंबी संख्या है, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों के सांसदों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, किस प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी एचपीवी वैक्सीन कार्यक्रम लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, मतलब हुआ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल 2 जगहों को कहा जाता है, एक तो ये इस जगह को जो सर्वाइकल
पेन होता है, दर्द होता है, वो हो गया। और दूसरा गर्भाशय ग्रीवा जो है ना, उसको भी सर्वाइकल कहते हैं। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर कहेंगे हम। तो हर साल 14 वर्ष की जो लड़कियां होंगी, करीब 1,15,00,000 उन लड़कियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। एचपीवी आखिर होता क्या है? इसको कहते हैं, पूरा नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एक सामान्य सा वायरस है और इसके करीब 200 से अधिक टाइप्स होते हैं और इनमें से लगभग 40 प्रकार के जो टाइप्स हैं ना, वो सेक्सुअल एक्टिविटी से ये फैलते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट से। और सभी के सभी एचपीवी जो वायरस है ना, वो खतरनाक नहीं होते हैं। ये देखिए आप इमेज वायरस का, इसमें कुछ वायरस, 4 प्रकार के वायरस के बारे में मैंने बताया है इसमें यहाँ। तो विशेष रूप से जो टाइप 16 और टाइप 18 जो वायरस होता है, एचपीवी वायरस, वो लगभग 70% सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। और ये टाइप एचपीवी वायरस जो है ना, वही सर्वाइकल कैंसर के अधिकतर मामले के लिए जिम्मेदार होता है। तो भारत सरकार ने क्या किया है कि टाइप 16, टाइप 18 के साथ साथ टाइप 6 और 11, इसके लिए गार्डसिल नाम की वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। ये है गार्डसिल वैक्सीन, इसको लगाया जाएगा 14 वर्ष की लड़कियों को, हर साल लगाया जाएगा फ्री में। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल होगा आपके मन में कि एचपीवी जो है ना, ये जो वायरस है वो कैसे फैलता है। एक तो मैंने आपको बताया इससे पहले कि मुख्य रूप से ये सेक्सुअल जो कांटेक्ट होता है उससे फैलता है। दूसरी भी वजह है, त्वचा से त्वचा के संपर्क में होता है। तो इसमें जो खास जो कैंसर वाला है ना, टाइप 16 और टाइप 18 वाला जो कैंसर सर्विक्स में जो कैंसर फैलाता है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलता है। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध से। अब सवाल होगा कि यहाँ सर्विक्स किसको कहेंगे हम। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें ये वेजाइना हो गया, ये जो है ना वो गर्भाशय होगा, और यहाँ पर ये जो हिस्सा है यही होता है सर्विक्स, ये निचला हिस्सा गर्भाशय का यहाँ पर। तो इसी में वायरस जो है ना वो इफेक्ट डालता है, उसकी वजह से कैंसर का रूप धारण करता है। अगर देखेंगे इस सर्वाइकल कैंसर का कितना गहरा असर होता है, तो देखिए भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे बड़ा ये जो कैंसर का कारण है ना, वो एचपीवी वायरस है। या कहें जो दूसरा सबसे बड़ा महिलाओं में जो कैंसर होता है वो होता है सर्वाइकल कैंसर का। तो द हिंदू में ये डिटेल देख रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर रिमेन्स द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमॉन्ग वुमेन इन इंडिया। भारत में दूसरा महिलाओं का सबसे बड़ा कैंसर है। और विद नियरली 80,000 न्यू केसेस, मतलब हर साल 80,000 के आसपास नए मामले आ जाते हैं, और 42,000 डेथ्स होती है एनुअली, हर साल मौत हो जाती है महिलाओं की। और इस खबर में ये भी बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग की बड़ी समस्या है, तो पता भी नहीं चल पाता है कि वहाँ कितनी मौतें हो गई। बहुत सारा आंकड़ा जो है ना वो छिपा हुआ है, एक्चुअल में पता ही नहीं है। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती लक्षण यही होता है, असामान्य रूप से वजाना से ब्लीडिंग हो रही हो, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद फिर ब्लीडिंग हो रही हो, बदबूदार वहाँ से स्राव हो रहा हो, पेल्विक दर्द हो रहा हो। अब आप सवाल ये होगा कि एचपीवी जो वायरस है ये कैंसर कैसे पैदा कर देता है? क्योंकि कैंसर के बारे में आपने सुना हो ना कि डीएनए में जो बदलाव हो जाते हैं उसकी वजह से कोशिकाएं जो है अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और फिर वो कैंसर का रूप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो हाई रिस्क एचपीवी हैं, जैसे टाइप 16 और टाइप 18, ये क्या करते हैं ना, अपना जो डीएनए है वो होस्ट के यानी बॉडी के कोशिका के डीएनए में मिला देती है, और इसकी वजह से कोशिका केस का जो उसका जो अपना सामान्य नियंत्रण है वो बिगड़ जाता है। एचपीवी जैसे ये टाइप 16 और टाइप 18 जो है ना वो दो तरह के खास प्रोटीन बनाते हैं, E6 प्रोटीन और E7 प्रोटीन। देखिए जो कोशिका है ना वो प्रोटीन वगैरह से जो नो डेवलप होते हैं और उससे बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो E6 प्रोटीन जो है ना वो शरीर के ट्यूमर सप्रेस जीन जो कि P53 होता है उसको निष्क्रिय कर देता है। मतलब जो डीएनए है
उसमें बहुत सारे जीन्स हैं, उनका काम है अलग अलग, उसको बताया गया है। अब एक जीन है P53, उसका ये काम है कि अगर कहीं ट्यूमर हो रहा हो तो उसको सप्रेस कर देना, मतलब उसको खत्म कर देना, मतलब कैंसर नहीं बनने देना, ट्यूमर नहीं बनने देना। अब E6 प्रोटीन बनता है इस वायरस की वजह से, और वो क्या करता है, इस जीन को वो निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, तो P53 जो जीन है उसका काम है खराब डीएनए की मरम्मत करना, क्षतिग्रस्त जो कोशिका है उसको नष्ट करना। ठीक है, एक और दूसरा क्या है, हाँ और भी बात मैं बताऊं, इसके अलावा जैसे E7 प्रोटीन भी होता है, वो क्या करता है ना कि दूसरे जो सुरक्षा जीन है आरबी, उसको निष्क्रिय कर देता है। आरबी जीन का काम है कि कोशिका के विभाजन को नियंत्रित करना। ठीक है, तो अब जब ये प्रोटीन आया तो कोशिका के विभाजन जो है ना वो अनियंत्रित हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, डीएनए की जो क्षति है ना वो होती रहती है, और फिर कोशिकाएं मरती नहीं, कोशिकाओं का विभाजन लगातार बढ़ता जाता है, असामान्य कोशिकाएं जमा हो जाती हैं, और ये असर कहाँ डालती हैं, ये डालती हैं सर्विक्स पर। ठीक है, ये इस जगह पर असर डालती है। तो एचपीवी, ये आपने जाना कि दो तरह के जो हैं 16 और 18, इनका ये इतना गहरा असर होता है जिसकी वजह से यहाँ देखिए शुरुआत में क्या होता है, ये नॉर्मल ये सर्विक्स है यहाँ पर, उसका जब वायरस ने इफेक्ट डाला तो कुछ वहाँ वो कैंसर के रूप आए, फिर वो बढ़ता बढ़ता ये इस तरह से फैलता है, बाद में ये फिर कैंसर ना बॉडी के दूसरे पार्ट में भी फैलने लगता है। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ बताऊं मैं, ये एचपीवी जो वायरस है ना, ये इसके कई सारे रूप हैं, जो सबसे खतरनाक जो वायरस मैंने बताया, टाइप बताया, वो 16 और 18 का बताया मैंने। एक होता है HPV 6 और HPV 11। तो भारत सरकार के द्वारा जो लड़कियों को वैक्सीन दिया जाएगा वो इन चारों टाइप के जो वायरस हैं उन सब से लड़ने के लिए वो जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो HPV जो टाइप 6 है और टाइप 11 है, वो वो वायरस क्या करता है कि शरीर के कई हिस्से में मस्से वगैरह का कारण बनता है। जब मस्सा बना तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, प्रजनन अंगों में भी वो मस्सा बन जाता है, फिर उसका इलाज वगैरह होता है, लेकिन ये वाला टाइप जो है ना वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, अब तो ये जान गए। अब सवाल यहाँ पर होगा कि आखिर ये वैक्सीन काम कैसे करेगा, HPV वैक्सीन। ये शरीर में क्या करेगा, पहले एंटीबॉडी बनाना सिखाएगा और भविष्य के जो संक्रमण है उससे सुरक्षा देगा, कैंसर बनने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही इसको रोक देगा। तो जो वायरस है वो अगर इंटर हो रहा है बॉडी में सेक्सुअली ट्रांसमिशन के जरिए, तो फिर वो मतलब वो असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका उस वायरस का एंटीबॉडी पहले से होगा। ये वैक्सीन जो है ना वो आमतौर पर असर करती है 9 से 14 वर्ष की आयु में, और यौन संपर्क यानी सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले। ठीक है, अमेरिका वगैरह में 9 साल से 12 साल या 14 साल उसके बीच में ही वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया जाता है। भारत सरकार ने ये 14 वर्ष की एज तय की है। वजह यह है कि भारत में जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो माना जाता है कि 14 के बाद ही शुरू होती है, और असुरक्षित यौन संबंध भी लेकिन अब मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो 14 साल या उसके बाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने तय किया कि हम 14 वर्ष तक की, मतलब 14 वर्ष जैसे ही होगा हर साल, तो 1,15,00,000 लड़कियों को ये वैक्सीन मुफ्त में लगाएंगे। ये अलग अलग जगहों पर होगा, जैसे जिला अस्पताल हो गया, सेंटर हो गया, हेल्थ सेंटर हो गया, वगैरह वगैरह, इस जगहों पर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका PDF इस वीडियो का मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप शार्प लर्निंग ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है, दूसरा है ISPCS मेंबरशिप प्लान। ये एक बैच है करंट अफेयर्स का जो अगले 1 साल तक वैलिड रहता है, और इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, और अपडेट तो मिलता ही रहेगा 1 साल तक। इसमें वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मिलता है कंटेंट, PDF कई तरीके के होते हैं, टेस्ट होते हैं, मतलब पूरा एक समग्र रूप होता है करंट अफेयर्स का।
और साथ में एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं। और हाँ, ऐलान करना चाहता हूँ कि होली ऑफर आ चुका है। आप में से तमाम स्टूडेंट्स लगातार ये मैसेज कर रहे थे, यूट्यूब पर भी ढेरों मैसेज आए कि कुछ छूट दे दीजिए। तो होली ऑफर के तहत अब प्राइसेस बहुत कम कर दिए गए हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जल्दी करिएगा क्योंकि ऑफर समाप्त हो सकता है कभी भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देख रहे हैं आप, कितने वर्षों बाद भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल मीटिंग हुई है, सम्मेलन हुआ है दिल्ली में। तो ये कितने वर्षों बाद? 27 साल के बाद ये हुआ है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। ये राउंड टेबल मीटिंग कहाँ पर हुई है, सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में 24 फरवरी को हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसी ने ये आयोजन किया था 24 फरवरी को। देश भर के राज्यों में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके आयुक्तों की मीटिंग हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं भारत सरकार के, भारत के यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के ज्ञानेश कुमार, तो उन्होंने अध्यक्षता की है। और इसमें कई सारी चीज़ें मुझे ये लग रहा है, और ये जो खबर देख रहे हैं ना, इससे बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो मामला चल रहा है ना, एक तरह से चुनाव आयोग भी अपनी ओर से तैयारी कर रहा है। तो इस दौरान क्या हुआ मीटिंग में कि केंद्रीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने देश भर में तमाम राज्य चुनाव आयोग से कहा कि हम लोग तालमेल बिठा कर रखते हैं, जैसे कि वोटर लिस्ट हो गया, ईवीएम हो गया, बहुत सारी सूचनाएं हैं, इन सब का आदान प्रदान किया जाए। अभी दिक्कत क्या है कि लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव होता है उसका एक वोटर लिस्ट है, फिर जो नगर निगम पंचायतों का चुनाव होता है उसका एक अलग वोटर लिस्ट है। तो बार बार वोटर लिस्ट बनता रहता है। इसके अलावा अगर विधानसभा का ही चुनाव होता है उसमें आपको देखिए स्नातक वाला अलग होता है, ग्रेजुएट वाला, तो उसके लिए अलग वोटर लिस्ट होती है। तो वोटर लिस्ट तो लगातार बनती रहती है, जितने चुनाव उतनी बार वोटर लिस्ट मतलब अलग अलग। तो इसको एक रूपता देने की भी कोशिश ये की गई इस मीटिंग के दौरान, ऐसा बताया गया है, ऐसा जो सामने इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? हैरी ब्रुक, ये इंग्लैंड के हैं। और यहाँ पर सवाल कप्तान की हो रही है। कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक तो लगाया हुआ है, लेकिन एज ए कैप्टन इन्होंने पहली बार लगाया है शतक। ठीक है, तो 24 फरवरी को उन्होंने श्रीलंका के पल्लेकल जो स्टेडियम है वहाँ पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो मुकाबला खेला गया उसी में इन्होंने यानी इंग्लैंड के कप्तान ने शतक जड़ दिया। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट किस टॉपिक वाली एनसीईआरटी की क्लास 8th की सोशल साइंस की किताब पर उसने बैन लगा दिया है? आंसर क्या होगा? न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। ठीक है, यहाँ पर होगा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। अब आप कहेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन तो कल भी दिया था इस तरह का, अब बदल चुका है मामला। आप ये खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहुत जबरदस्त मतलब सुनवाई हुई है। बैकफुट पे पूरी तरह से सरकार आ गई, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को बयान जारी करना पड़ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या? इस पर साफ तौर पर बैन लगा दिया इस किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने। कक्षा 8 की जो किताब है, ये वाली जो बुक है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 8 यानी क्लास 8 के, ये पार्ट 2 है। इसको बैन लगा दिया गया है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जो टॉपिक था उसकी वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित किताब पर कंप्लीट बैन लगा दिया, कहा कि कोई छपाई नहीं होगी, इसका सर्कुलेशन इसको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, किताब की सभी प्रिंट और डिजिटल कॉपियों को तुरंत जब्त कर लिया जाए, सार्वजनिक पहुंच से हटा दिया जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि ये न्यायपालिका को बदनाम करने की एक गहरी और सोची समझी साजिश लगती है। जिम्मेदार लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, गहराई से जांच होगी, केस को बंद नहीं किया जाएगा, एनसीईआरटी पर अवमानना की कार्रवाई भी की जा सकती है।
इतना सब कुछ हो गया। इसके बाद फिर जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने बयान दिया कि हम पूरे मामले की इंक्वायरी करेंगे और इस मामले में जिम्मेदार व्यक्ति को हम उस पर तय करेंगे जिम्मेदारी और उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया। मतलब मामला इतना, न्यायपालिका और इधर विधायिका दोनों मतलब आपस में एक ठन सी गई इस पूरे मुद्दे पर। ठीक है, विधायिका तो एक तरह से, यानी सरकार तो पूरी तरह से डाउन थी, नहीं नहीं साहब हम तो इस पर देख लेंगे मामले को। मामला क्या है एक बार फिर बताऊं कि एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसने 23 फरवरी को अपनी नई टेक्स्ट बुक ये जारी की थी। ठीक है, और इस किताब में को शैक्षणिक सत्र 26-27 2026-27 में स्कूलों के पढ़ाई के लिए इसको ये किया गया था। पहला भाग जो है ना वो जुलाई 2025 में जारी होता है, ये सेकंड पार्ट था ये। और इसी किताब में एक अध्याय है, अध्याय का ये वाला, ये है द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। इसके अंतर्गत जुडिशरी में या न्यायपालिका में करप्शन से जुड़े हुए कंटेंट को जोड़ा गया था और इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। किताब में एक प्रसिद्ध कथन कहा गया है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब कि इंसाफ में देरी इंसाफ से इनकार के समान है। और इसमें पेंडिंग केसेस के आंकड़े दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट में 81,000 केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट्स देश भर के 62,40,000 इतने केस पेंडिंग है। और डिस्ट्रिक्ट और अदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसमें तो 4,70,000 केस पेंडिंग है। इतने सारे पेंडिंग है। और इसमें करप्शन पर भी चर्चा हुई, करप्शन इन द जुडिशरी। और इसमें कहा गया कि बेंगलुरु प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट है, एक बनाया हुआ है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा जजों का, उसके बारे में चर्चा की गई। फिर ये कहा गया कि बहुत सारे मामले जो है ना वो 1600 से अधिक कंप्लेंट जुडिशरी से रिलेटेड वो सामने आए हैं, जो पब्लिक ग्रीवांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है उस पे। और इसमें पूर्व सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व रिटायर्ड जस्टिस BR गवई का भी जिक्र था। उन्होंने एक बार भाषण में ये कहा था, जिक्र किया था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामले की वजह से पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा था कि हालांकि इस ट्रस्ट को फिर से बनाए जाने का रास्ता सुझाया जाना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो डेमोक्रेटिक गुण है और इसको बनाए रखना चाहिए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है इस पूरे कंटेंट पर, और उसी के बाद बहुत बवाल हुआ। कल जो जितना मैंने बताया था उससे बात आगे बढ़ चुकी है। सरकार ने खेद व्यक्त किया है, शिक्षा मंत्री को सामने आना पड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 27 फरवरी को, और इस बार की थीम है समावेश के माध्यम से गरिमा बहाल करना। ठीक है, तो विश्व एनजीओ दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य ये है कि एनजीओ के बारे में जागरूकता बढ़े, एनजीओ का जो योगदान है समाज में वो बढ़े। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस की घोषणा की थी 2014 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, पेरू की संसद ने महाभियोग झेल रहे पूर्व राष्ट्रपति जोस चेरी को पद से हटाने के बाद अंतरिम राष्ट्रपति किसे चुना है? आंसर होगा जेसे मारिया बल्काजर। ये देख रहे हैं आप। और हद तो ये है कि ये देखिए, 8th लीडर इन डेक्कन। मतलब वहां बार बार राष्ट्रपति जो है ना वहां के वो महाभियोग लगा के हटाए जा रहे हैं और ज्यादातर पर भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। तो अब इनको राष्ट्रपति वहां का नया बनाया गया है। एक दशक में 8वें राष्ट्रपति ये बने हैं। एक बार पेरू ले चलते हैं आपको। पेरू है कहाँ, किस महादेश में है? तो वो है दक्षिणी अमेरिका में। ये प्यारा भारत है और चलते हैं कहाँ, दक्षिणी अमेरिका की ओर। इधर उत्तरी अमेरिका हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। और इसी में ये वाला जो है ना, ये है पेरू, रेड कलर में आ गया। हाँ,
ये है पेरू। इसकी राजधानी क्या है? लीमा है राजधानी। प्राइम मिनिस्टर हरनोडे डी सोटे हैं और नए राष्ट्रपति ये बन गए हैं। मुद्रा यहाँ पर चलती है क्या? सोल। ठीक है, भाषा यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। 3.5 करोड़ के आसपास की आबादी है। इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे, इधर इक्वाडोर हो गया, ये कोलंबिया हो गया, फिर इधर ब्राज़ील हो गया, बोलीविया हो गया और ये चिली हो गया। यहाँ की पड़ोसी देश जो हैं वो ये है। और नए राष्ट्रपति क्या नाम है? जोसे मारिया बल्काज़र, ये नाम है इनका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में सर्वोच्च अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन तो किन दो देशों के प्रोजेक्ट को मिला है? क्या होगा आंसर? ए और बी दोनों, यानी जापान और चीन, इन दोनों को मिला है। और ये यूनेस्को की वेबसाइट पर न्यूज़ देख रहे हैं। जापान की है इवामी गिनजान लाइब्रेरी और चीन की है सिहास वेयर हाउस, इन दोनों को। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी बहुत ही प्रसिद्ध है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है ये, और 1800 साल पुराना बताया जाता है। ठीक है, सुरंग जैसी लाइब्रेरी है, बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पर। और जो चीन का जो ये सिहास वेयर हाउस है, ये भी बहुत पुराना है। चीन जापान के बीच में जो युद्ध हुआ था उस दौरान इसको बचाने के लिए चीनी सैनिकों ने बहुत शहादत दी थी। तो ये महत्वपूर्ण बात। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, वो आ रहे हैं। उनकी यात्रा जो है 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्नी की ये पहली भारत यात्रा है। ठीक है, तो 27 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर जो मार्क कार्नी हैं कनाडा के, वो मुंबई पहुंचेंगे। 2 दिनों तक वहाँ पर कई सारे जो व्यावसायिक कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। और कनाडा के जो बहुत सारे अधिकारी हैं, वहाँ के उद्योग के लोग हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी वो 1 मार्च को न्यू दिल्ली पहुँचेंगे। 2 मार्च को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी के बीच में हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होगी। कुछ एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, जैसा भी अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और एक और बात कि इजराइल में जो यात्रा की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो कई सारे एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं, तो उसको कल के करंट अफेयर्स वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और होली ऑफर आ चुका है। शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप प्लान, करंट अफेयर्स का कोर्स, बहुत शानदार ढंग से आपकी तैयारी हो पाएगी। ओके, मिलते हैं अब इवनिंग को, डेली शाम को 9 बजे विशेष विषय पर बहुत डिटेल में हम बात करते हैं। और सुबह तो आपको डेली का करंट अफेयर्स मिल ही रहा है। ओके, बाय।